ठीक है, तो आज अपन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ेंगे। यूएनओ के पार्ट जो छठा पार्ट है या जो छठा अंग है वो क्या है, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आर्टिकल 92 से लेके 96 तक दिया हुआ है, 92 से लेके 96 तक दिया हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक अलग संविधि पर आधारित है। प्रावधान तो कहाँ पे दे दिया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा, ये दिया है यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल 92 से लेके 96 तक दिया हुआ है। लेकिन अब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो किस बेस पे काम करेगा, उसमें गठन, उसके न्यायाधीश कितने होंगे या उसके कार्य करने की शैली क्या होगी, कैसे होगा, ठीक है, वो उसके लिए एक अलग से संविधि दी हुई है। ठीक है, वो उस संविधि के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के महत्व के बारे में डॉक्टर नगेंद्र सिंह बताते हैं कि जैसे लोक व्यवस्था के लिए दो आधार स्तंभ जरूरी है, एक तो विधि निर्माण करने वाली होनी चाहिए संस्था, और एक उस विधि को जिस विधि का निर्माण हुआ है उसे लागू करने वाली संस्था भी होनी चाहिए। उस विधि के पीछे अगर वो विधि जिसे बनाया गया है और उसका पालन नहीं किया जाता तो उसके पीछे अनुशासन भी होने जरूरी है। तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ पे हुई, तो राष्ट्र संघ जो 1920 में बना था उसमें एक संविधि के द्वारा स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये राष्ट्र संघ के द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक संविधि पर आधारित था, तो इसलिए इसे स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि कहते थे। जिस संविधि पर वो आधारित था उस संविधि को क्या कहते थे, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि कहते थे। ठीक है, फिर क्या है, राष्ट्र संघ अपने कार्य करने में सफल नहीं हो पाया, तो राष्ट्र संघ की समाप्ति के बाद में स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी समाप्त हो गया। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का स्थान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ले लिया। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हो गई, और जो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि थी वो अब किसकी संविधि हो गई, यानी उसका स्थान ले लिया है। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ले लिया है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था अब उसका स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ले लिया है। ठीक है, अब स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो था उसने बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय दिए थे। उसके 2-3 केस लो के नाम याद करने अपने को। जैसे सबसे पहले अपन याद करते हैं कारजो फैक्ट्री क्षतिपूर्ति वाद 1928 का, कारजो फैक्ट्री क्षतिपूर्ति वाद। एस लोटस का वाद, SS लोटस का वाद। फिर है ईस्टर्न ग्रीनलैंड की विधिक स्थिति, ईस्टर्न ग्रीनलैंड की विधिक स्थिति। पर मैडम एक बात बताओ, हाँ? ये जो स्थायी न्यायालय था वो तो 1920 में खत्म हो गया। हाँ, 1920 में तो बना था संविधि के द्वारा। अच्छा, ठीक। 1920 में तो बना था, खत्म तो 1945 में खत्म हुआ ना। हाँ, ठीक है, तो ये केस है, पहले के केस है। हाँ, ये सब 2-4 केस के नाम याद करने अपने को, जैसे मावरो मोटिश वाला है, डेंजिंग पॉलिश वाला वाद है। ये सब क्या स्थायी न्यायालय ने सुलझाए थे, या इसमें इन वादों में स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया था। ठीक है, फिर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने स्थान तो ले लिया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुछ ऐसे निर्णय दिए जिनसे विधि का निर्माण हुआ, या वो क्या है, न्याय के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका महती रही है। इसमें 2-3 केस लो बताए हैं, जैसे SS विम्बल्डन का वाद। इसमें क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संलेखों की संकुचित व्याख्या नहीं करनी चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि कोई भी इंटरनेशनल जो
डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी विस्तार से व्याख्या की जानी चाहिए विबंधन के बाद में, ठीक है। फिर है ट्यूनिस तथा मोरक्को के राष्ट्रीय आदेशों का वाद कि घरेलू क्षेत्राधिकार का अर्थ और क्षेत्र में परिवर्तन, यानी कोई भी न्यायालय होता है तो उसके घरेलू क्षेत्राधिकार क्या होता है तथा उसका अर्थ क्या है और उसके क्षेत्र में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। सारे याद करने की जरूरत नहीं है। अपने को ईस्टर्न ग्रीनलैंड का केस में आया था, ऑक्यूपेशन यानी आवेशन कैसे किया जा सकता है। ये 2-4 केस है जिन्होंने क्या बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को और विकसित कर दिया है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना कहाँ पे दी गई है, अनुच्छेद 7। ये अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का अनुच्छेद 7 है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि है उसका अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 के न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से एक है। 6 अंग है, 6ठा अंग है, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है क्योंकि सारे डिसीजन कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में सुलझाना ये करता है, न्यायिक अंग है। और चार्टर से जुड़ी हुई संविधि पर आधारित है। अब ये कह रहा है कि ये चार्टर से जुड़ी हुई संविधि पर आधारित है, और जबकि मैं कह रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए एक अलग से संविधि है। वो संविधि कौन सी है, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाली संविधि। तो है तो अलग संविधि, लेकिन उसी संविधि को यूएनओ की जो चार्टर्ड है उसमें एक सम्मिलित अंग के रूप में माना गया, यानी वो उसके साथ अटैच ही है संविधि, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है इसमें कि विधि शास्त्री रोजने ने ठीक राष्ट्र संघ का स्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थान ले लिया है। अलग से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि है वो अलग नहीं है, वो चार्टर्ड का ही अभिन्न अंग बन गई। यूएनओ का जो चार्टर्ड है उसी का अभिन्न अंग है, यानी उसी में जुड़ी हुई मानी जाती है। अब आता है ये 93 आर्टिकल 93 कह रहा है कि यूएनओ का आर्टिकल है 93, वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे और कौन कौन न्यायाधीश कहाँ से बनाया जाएगा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संविधि के पक्षकार होंगे, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि है उसमें 193 पक्षकार मेंबर होंगे उस संविधि के भी, यानी जो यूएनओ के मेंबर हैं वो उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के भी पक्षकार होंगे। और राज्य भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, मान लो कोई ऐसे राज्य जो 193 में नहीं है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में पक्षकार बनाए जा सकते हैं। किसकी, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे और महासभा द्वारा 2/3 निर्धारित मतों को मानने पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि का पक्षकार बनाया जा सकता, यानी जो ऐसे पक्षकार जो 193 में नहीं है ऐसे राज्य, लेकिन वो क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में पक्षकार बनना चाहते हैं, तो कैसे बनेंगे, सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगी और महासभा द्वारा निर्धारित मत, यानी 2 महत्वपूर्ण विषय, तो 2/3 मतों के 2 उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से उस राज्य को जो यूएनओ का पक्षकार तो नहीं है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि का उसको पक्षकार बनाया जा सकता है। अब मैं कह रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक अध्यक्ष होता है और 15 न्यायाधीश होते हैं। अब वो 15 न्यायाधीश कहाँ से चुने जाते हैं, कैसे उनका बटुआ जो क्षेत्र है वो किस स्थान से, किस क्षेत्र से कौन से न्यायाधीश, कितने न्यायाधीश लिए जाते हैं, उसके लिए लिख लो आप। अफ्रीका से 3 न्यायाधीश लिए जाते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र से 2 लिए जाते हैं, ठीक है। एशिया से 3 लिए जाते हैं और पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5 लिए जाते हैं और पूर्वी यूरोप से 2 लिए जाते हैं। ये कुल मिला के 15 न्यायाधीश हो गए, ठीक है। ये क्षेत्र है जिन वर्गीकरण किया हुआ है, क्षेत्रों के आधार पर न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है, ठीक है। ये जो 15 न्यायाधीश होते हैं ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये महासभा और सुरक्षा परिषद, महासभा और प्लस है
महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के द्वारा इन 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? ये 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कार्यकाल 9 वर्ष होता है और 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा इसमें कार्य एक बार निर्वाचित हो गए तो दोबारा भी इनको निर्वाचित किया जा सकता है, यानी पुनः निर्वाचन होने का इनको अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब जो निर्वाचन है, मैं कह रही हूँ महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर करती है, तो एक साथ मिलकर एक बार में नहीं करती, पहले महासभा करती है चुनाव। महत्वपूर्ण विषय है तो क्या करते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से चुनाव किया जाता है। फिर सुरक्षा परिषद द्वारा और चुनाव किया जाता है। तो सुरक्षा परिषद में कैसे है, कोई भी महत्वपूर्ण विषय आता है तो उसमें 9 सकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों के मत आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग चुनाव करती है, महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों अलग अलग चुनाव करती है और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों के यानी महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा जो निर्वाचित न्यायाधीश है वो सेम नहीं हो जाते। ठीक है, सेम नहीं निर्वाचित उन्हीं व्यक्तियों को नहीं कर लिया जाता, तब तक वो चुनाव करती रहती है। ठीक है, फिर आता है कि इसमें एक क्या है, अध्यक्ष होता है। न्यायालय में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है और इन दोनों की अवधि, कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, 3 वर्ष के लिए होती है। जो न्यायाधीश चुने जाते हैं 15, वो तो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, वो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और ये भी पुनः निर्वाचन के पात्र होते हैं, पुनः नियुक्त निर्वाचन किया जा सकता है। ठीक है, तो भारत के सबसे पहले कौन थे, डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे। डॉक्टर नगेंद्र सिंह अध्यक्ष न्यायाधीश बने थे। फिर बने थे आर.एस. पाठक। फिर बने दलवीर भंडारी और अभी भी दलवीर भंडारी है। ठीक है, और न्यायालय का जो मुख्यालय होता है वो हैग में स्थापित है, परंतु न्यायालय आवश्यक चाहे तो किन्हीं अन्य स्थानों पर भी अपना कार्य कर सकता है। यानी मुख्यालय तो हेग में है, लेकिन लगता है न्यायालय को कहीं और मीटिंग किया जाना चाहिए, कहीं और निर्णय किया जाना चाहिए, तो वहां पर भी निर्णय किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली विधि कौन सी होगी, ये तो अपन सबसे पहले चैप्टर में ही पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो स्रोत हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के सोर्स जो पढ़ते हैं वो ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली विधि है। कहाँ पे पढ़ते हैं वो, आर्टिकल 38 में पढ़ते हैं ना। 38 का सब क्लोज 1 सबसे पहले क्या है, 1 से लेके अभी समय यही तो है कि अभी समय रूढ़ी। हाँ, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय 1 में दिया हुआ है, आर्टिकल 38 के क्लोज 1 में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, फिर अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियां, तीसरा आता है सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत की जाने वाली विधि के सामान्य सिद्धांत, फोर्थ आता है न्यायिक निर्णय एवं पंचाट, मतलब जो न्यायिक निर्णय आते हैं, चाहे वो संस्थाओं के हों, चाहे वो न्यायालयों के हों, चाहे वो न्यायाधिकरणों के हों। ठीक है, ये गौण स्रोत के रूप में माने जाते हैं। ये कहाँ पर बताए गए हैं, ये जो गौण है वो 59 आर्टिकल 59 में बताए हुए हैं संविधि के। ठीक है, फिर आता है एक्स इको इट बोनो, ये 38 का सब क्लोज 2 है, आर्टिकल 38 सब क्लोज 2 है। ये कह रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लगता है कि भी आर्टिकल 38 का क्लोज 1 में दी गई जो स्रोत है उनसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा नहीं हो पा रहा और पक्षकार अगर सहमत हो जाते हैं कि किसी अन्य तरीके से या अन्य आधार पर विवाद को निपटाया जा सकता है, तो न्यायालय उससे इन आर्टिकल 38 के क्लोज 1 के अलावा अन्य किसी आधार पर निपटा सकता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक्स इको इट
बोनो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कभी भी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ इस सिद्धांत को या इस मैगजीम को लागू करने का। ठीक है, अब आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय क्या बंधनकारी होते हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बंधनकारी नहीं है। बंधनकारी होते हैं क्या कि राज्यों ने, सॉरी गलत बोला है, गलत बोल दिया। ठीक है, आर्टिकल 59 ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय केवल उन्हीं पर बंधनकारी हैं जो वाद के पक्षकार हैं, यानी जो वाद के पक्षकार हैं उन्हीं तक ये निर्णय सीमित रहता है, उन्हीं पर बंधनकारी रहता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय न तो पूर्व निर्णय, न तो राज्य के ऊपर, न स्वयं न्यायालय के ऊपर बंधनकारी है। जो पार्टी है, जो राज्य पक्षकार है, जिन राज्यों के बीच में कोई विवाद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दे दिया तो वो उन पक्षकारों पे, जो वाद के पक्षकार हैं, जो राज्य वाद के पक्षकार हैं, उन्हीं पर ही बंधनकारी होते हैं। न्यायालय के निर्णय पूर्व निर्णय के रूप में यूज नहीं किए जा सकते, वो किसी अन्य न्यायालय पर या स्वयं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ऊपर भी बंधनकारी नहीं है। दूसरे शब्दों में ये कहता है ये पूर्वोक्त या पूर्व निर्णय के रूप में मान्य नहीं है कि कोई इसका पूर्व निर्णय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का कोई महत्व नहीं होता। अब आता है नेक्स्ट अधिकारिता। जुडिक्शन क्या होती है उसकी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय रोजने हिंगिस क्या है? फर्स्ट महिला न्यायाधीश थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। रोजने हिंगिस फर्स्ट महिला न्यायाधीश थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। ठीक है, रोजने हिंगिस ने कहा अधिकारिता से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से में जिसमें वह बंधनकारी निर्णय देती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को यह शक्ति राज्यों की सहमति से प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी राज्य अपने विवाद को कैसे लाएगा? अगर राज्य पक्षकार सहमत हैं तभी तो कोई वाद है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएगा। राज्य प्रस्तुत करने ना तो किसी भी में, मतलब वो बाध्य नहीं है कि कोई भी विवाद राज्यों के बीच में हो तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष ही जाए, क्योंकि ना तो यूएनओ में ऐसा कोई प्रावधान है, ना ही पक्षकार क्या है किसी भी प्रकार से संविधि, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के आधार पर बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है कि वो विवाद उत्पन्न होगा तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष जाएंगे, ऐसा नहीं है। न्यायालय के सहमत होते हैं, करार करते हैं, अभिसमय या जो अंतर्राष्ट्रीय संधि करते हैं या अभिसमय करते हैं। अभिसमय में अगर पक्षकार सहमत होते हैं कि भाई हमारे बीच में अगर कोई विवाद होगा तो हम उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष ले जाएंगे। ठीक है, ले जाएंगे। और आर्टिकल 34 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल और केवल राज्य ही वाद ला सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष, यानी कोई व्यक्ति अपनी आके यानी कि मेरे इस अधिकार का उल्लंघन हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला जाता है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 34 ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल और केवल राज्य ही वाद ला सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को वाद लाने की अधिकारता नहीं है। फिर इसी में बताया है आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सलाहकारी अधिकारता प्राप्त है। सलाहकारी अधिकारता में यानी यूएनओ के महासभा और सुरक्षा परिषद, यूएनओ के महासभा और सुरक्षा परिषद को कोई सलाहकारी विधिक प्रश्न पे सलाह चाहिए तो वो डायरेक्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। महासभा और सुरक्षा परिषद को कोई विधिक प्रश्न पे सलाह चाहिए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से वो डायरेक्ट सलाह मांग सकते हैं। लेकिन यूएनओ के अन्य अंगों जैसे आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यायधारिता परिषद या सचिवालय या यूएनओ की कोई विशिष्ट एजेंसियां हैं, कोई अभिकरण है, विशिष्ट एजेंसियों को या यूएनओ के अन्य अंगों को कोई विधिक सलाह चाहिए तो वो डायरेक्ट विधिक सलाह प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आवेदन नहीं कर सकते। उन्हें सबसे पहले किसके पास जाना होगा? उन्हें महासभा के पास जाना होगा कि भाई हमें इस पॉइंट पे
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाह चाहिए या विधिक सलाह चाहिए, तो वो सबसे पहले यूएनओ के जो बाकी अंग हैं या जो विशिष्ट एजेंसियां उन्हें विधिक सलाह चाहिए, तो पहले वो महासभा के पास जाएंगे, फिर महासभा से वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष जाएंगे किसी भी विधिक पहलू पर सलाह चाहिए तो, ठीक है। फिर सलाह चाहिए तो अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बाध्य नहीं है कि वो पर्सन जिस पे सलाह मांगी गई है वो उस पे सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है, वो मना भी कर सकता है, बाउंड नहीं है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदात्री अधिकार प्राप्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह देना या ना देना ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बाध्य नहीं। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मांगी गई और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सलाह नहीं दी, ठीक है। एक आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अधिकारता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को क्या है, विवादों को सुलझाने की भी अधिकारता है, लेकिन अब वो विवाद कैसे सुलझेंगे उसको आगे पढ़ेंगे। अब न्यायालय की अधिकारता प्रदान करने, अब न्यायालय को सलाहकारी या विवादों को सुलझाने की अधिकारता आती कैसे है? क्या ये संविधि में दिया हुआ है? मैंने पहले भी बताया कि ना तो यूएनओ के चार्टर में दिया हुआ कि न्यायालय राज्यों के कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न होते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास है, ना ही संविधि में दिया हुआ, ना ही यूएनओ के चार्टर में दिया हुआ। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को विवादों को सुलझाने की अधिकारता कैसे प्राप्त होती है? इसके लिए सबसे पहले अगर 2 या 2 से अधिक राज्य एक विशेष एग्रीमेंट कर लेते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य विशेष करार कर लेते हैं कि हमारे बीच में अगर कोई भी विवाद होगा तो हम उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सुलझाएंगे, ठीक है। 2 या 2 से विशेष एग्रीमेंट याद करना है पहला शब्द। फिर आता है कि यदि कोई बहुपक्षीय संधि की हुई है, राज्यों ने बहुपक्षीय संधि की हुई है और संधि के प्रावधानों में ये उल्लेख कर दिया है कि अगर कोई विवाद होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा जाएगा, ठीक है। पहला आ गया 2 या 2 से अधिक विशेष करार करते हैं। सेकंड आता है बहुपक्षीय संधि और संधि के प्रावधानों में उल्लेख कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है कि द्विपक्षीय संधि थी, द्विपक्षीय संधि में विशेष मामले, संधि तो 2 या 2 से अधिक 2 राज्यों ने की, द्विपक्षीय संधि थी दोनों पक्षकारों की ओर से, लेकिन उसमें क्या है, अगर विशेष मामला या विशेष बिंदु से संबंधित कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है, विशेष मामला होता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा जाएगा। अगर वो विशेष मामला उत्पन्न होता है विवाद उस बिंदु पे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा है। फोर्थ पॉइंट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई चलने की जारी लगातार चल रही है और कार्रवाई चलने के दौरान ही न्यायालय को अनौपचारिक रूप से भी अधिकारता प्रदान की जा सकती है। औपचारिक नहीं बोल रही, अनौपचारिक रूप से भी अधिकारता प्रदान की जा सकती। कैसे? कि यदि यदि प्रतिवादी वाद के गुण दोषों पर तर्क करता है कि नहीं वाद का ये गुण है या ये तर्क देता है, गुण दोषों पे तर्क करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो न्यायालय की अधिकारता को अस्वीकार करता है। प्रतिवादी वाद के पॉइंटों पे गुण दोषों पर क्या तर्क देता है, तो उसका मतलब ये है कि उसको न्यायालय की अधिकारता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारता स्वीकार नहीं है। लेकिन वाद जब चल रहा है और चलने के दौरान अगर वो गुण दोष मामले से संबंधित हो जाते हैं, यानी कार्रवाई चल रही है वो गुण दोष मामले से संबंधित हो जाते हैं, तो इसका तर्क प्रतिवादी का ये तर्क कि भाई मामले गुण दोष नहीं है, ये मामले संबंधित नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो अधिकारता को स्वीकार नहीं कर रहा था। अगर मामला विचारणा में चला और गुण दोषों से मामला संबंधित हो जाता है तो इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अधिकारता थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सही निर्णय किया है या उसको अधिकारता थी। ये पॉइंट आया था कॉर्फू चैनल वाद में। कॉर्फू चैनल वाद में कब का है कॉर्फू चैनल वाद?
1923 का। कैरोलिन कब का है? कैरोलिन क्या 1949 का। 1841 का। मैडम नहीं है। 1841 का है। तो फिर न्यूरेमबर्ग में उसको किया था ना मैडम। हाँ तो उसको तो वो क्या था 1949 नहीं था या 1945 नहीं था क्या? ठीक है, वो हस्तक्षेप हस्तक्षेप में है, वो आत्मरक्षा में। ठीक है, कॉर्फू चैनल और ठीक है, ये कैरोलिन और कॉर्फू 1841 है कैरोलिन वाला। तो 1946 में उसे वो किया गया था। ठीक है, वो न्यूबर्ग में 1847 उसमें समर्थन किया गया था। हाँ, ठीक है, न्यूरेमबर्ग वाले में, इसमें कर्फ्यू चैनल वाले में। ठीक है। कॉर्फू चैनल कब का है? इसमें लिखा हुआ है 1949 को। 1949 का है। 1949 का। ठीक है, फिर आता है ये 4 प्रकार से मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को क्या अधिकारता प्राप्त होती है कि कोई भी विवाद होता है तो कब कैसे जाते हैं? डायरेक्ट नहीं जा सकते। या तो क्या विशेष करार हो गया, या बहुपक्षीय संधि हो गई, या द्विपक्षीय संधि थी और विशेष मामले होते हैं, या न्यायालय में वाद चल रहा है और फिर अनौपचारिक रूप से न्यायालय को अधिकारता प्रदान कर दी जाती है। ये 4 आते हैं। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारता को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आती है प्रतिरोधात्मक अधिकारता, यानी कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष जाया जाता है, प्रतिरोधात्मक अधिकारता। सेकंड आती है सलाहकारी अधिकारता। प्रतिरोधात्मक अधिकारता को वापस 2 भागों में बांटा गया है। प्रतिरोधात्मक कौन सी? विवादों को सुलझाने की अधिकारता। फिर विवादों को, इस प्रतिरोधात्मक अधिकारता को वापस 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया। फर्स्ट आती है स्वैच्छिक अधिकारता, वॉलेंट्री जुडिक्शन। ठीक है, और दूसरी आती है ऐच्छिक अधिकारता, ऑप्शनल जुडिक्शन। ठीक है, स्वैच्छिक अधिकारता या वॉलेंट्री जुडिक्शन क्या होती है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद आर्टिकल 36(1) में, आर्टिकल 36 सब क्लोज 1 के अनुसार न्यायालय के अधिकारता में वे सभी वाद आएंगे जिनको पक्षकार न्यायालय के सुपुर्द करते हैं, और वे सब मामले आते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ तथा संधियों में वर्णित किए। ये स्वैच्छिक अधिकारता होती है, यानी यहाँ पर पक्षकार चाहे तो, स्वैच्छिक पक्षकार चाहे तो वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपना विवाद सुपुर्द कर सकते हैं। यानी पक्षकार सहमत होने जरूरी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि, चार्टर या संधियों में जो जिनसे संबंधित कोई विवाद है उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भेजेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्वैच्छिक अधिकारता। पक्षकार अगर एग्री है और पक्षकार सहमत हैं तो ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रतिरोधात्मक अधिकारता का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड आ रहा है इसमें कि यदि बिना विशेष करार का कोई पक्षकार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है तो दूसरा पक्षकार जिसके विरुद्ध वो सहमत हो जाता है। एक ने तो क्या है, मान लो पक्षकारों में एग्रीमेंट नहीं हुआ, दोनों सहमत नहीं थे और पूछा ही नहीं, एक पक्षकार ने, वादी ने पूछा ही नहीं प्रतिवादी राज्य से कि भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाए या नहीं जाए। वादी ने क्या है, सीधे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद दायर कर दी वादी राज्य। फिर प्रतिवादी राज्य क्या है, वो सहमत हो कि ठीक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद कर दिया है, तो इससे न्यायालय की अधिकारता आ जाती है। यानी वादी राज्य ने वाद कर दिया और प्रतिवादी राज्य सहमत होना चाहिए न्यायालय के अधिकारता से, तो ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अधिकारता आती है। ठीक है, अगर सहमति नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाद की सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि जो अधिकारता के बिना कोई अपना निर्णय नहीं देते हैं, वो क्या है, सिर्फ शून्य हो जाता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्रवाई ही नहीं करता अगर अब प्रतिवादी राज्य इस पर अधिकारता पर सहमति नहीं देता है। सेकंड पॉइंट, दूसरे प्रकार की ऐच्छिक अधिकारता, ऑप्शनल जुडिक्शन। ऑप्शनल जुडिक्शन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के आर्टिकल 38 का36 ठीक है, 36 का सबक्लोज 2, 36 के सबक्लोज 2 में कि राज्य पक्षकार किसी भी समय घोषणा कर सकते हैं और बिना किसी विशेष समझौते के,
बिना किसी समझौते के और किसी भी समय ये घोषणा कर सकते हैं कि दूसरे राज्य के प्रति जो समान उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है तो न्यायालय को अनिवार्य अधिकारता होगी। यानी यहाँ पर राज्य पहले ही घोषणा कर देते हैं, राज्य पहले ही बिना कोई समझौते के, बिना किसी समझौते के न्यायालय घोषणा कर दे। दोनों पक्षकार में कोई समझौता नहीं होता, दोनों वादी राज्य और प्रतिवादी राज्य में कोई समझौता नहीं होता, फिर भी कोई राज्य का घोषणा कर देते हैं कि यदि सामने वाला राज्य यानी दूसरा अपोजिट पार्टी इस उत्तरदायित्व को या इस समान उत्तरदायित्व स्वीकार करती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारता को स्वीकार करती है या उसके अंडर आती है, तो उस न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनिवार्य रूप से अधिकारता प्राप्त हो जाएगी। अगर उन राज्यों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ये अनिवार्य अधिकारता है, इसको ऐच्छिक अधिकारता कहते हैं। ठीक है, ऐच्छिक अधिकारता कहते हैं, ऑप्शनल है, मतलब ये कह रहा है कि अनिवार्य रूप से अधिकारता हो जाती है न्यायालय को अगर पक्षकार घोषणा कर देते हैं। अब अनिवार्य रूप से कौन से विवादों को वो सुलझा सकता है, इसको बोलते हैं ऐच्छिक अधिकारता। ठीक है, संधियों का निर्वचन करना, इंटरप्रिटेशन करना है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के कोई विधि का प्रश्न आ गया उस पर निपटारा करना है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का उल्लंघन हुआ है तो उसका निपटारा करना है, या कोई अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का उल्लंघन हुआ और क्षतिपूर्ति का कोई वाद है तो वो वाद, ये चारों जो वाद है इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को क्या हो जाती है, अनिवार्य अधिकारता प्राप्त हो जाती है। यानी वहां पर पक्षकार ने घोषणा कर दी है बिना किसी समझौते के, तो इन चारों मामलों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनिवार्य अधिकारता प्राप्त हो जाती है। फिर आता है कि वैसे तो क्या है, संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को 3 प्रकार की अधिकारता है। पहली कौन सी है, जहां पक्षकार मामले को न्यायालय के सुपुर्द करते हैं, स्वैच्छिक अधिकारता होगी। ठीक है, मामले को लाकर न्यायालय के सुपुर्द करते हैं, वो होती है स्वैच्छिक अधिकारता। दूसरी होगी अनिवार्य अधिकारता, दूसरी होगी अनिवार्य अधिकार। तीसरी अधिकारता यहाँ पर ये बताई कि यदि पक्षकार संधि कर लेते हैं और संधि के प्रावधानों में कहते हैं कि कोई मतभेद होगा तो हम इसे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से निर्वचन करवाएंगे। ठीक है, यहाँ विवाद नहीं हो रहा, लड़ाई नहीं हो रही। लड़ाई कह रहे पक्षकार अगर संधि करते हैं कोई, और संधि करते समय ये कह देते हैं कि संधि के प्रावधानों के समय में अगर दोनों तीनों या कोई भी जो पक्षकार होते हैं संधि के, उनमें कोई मतभेद होता है, इंटरप्रिटेशन करवाएंगे फिर वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। ठीक है, निर्वचन उन्हें करवाएंगे। इन तीनों ढंग से राज्य की सहमति, मतलब अब तीनों जो ढंग है, या तो सुपुर्द करते हैं या न्यायालय को अधिकारता है, या न्यायालय संधि करते हैं तो उसमें इंटरप्रिटेशन कर, तीनों प्रकार की अधिकारता में राज्यों की सहमति पर ही आधारित है। अपने आप राज्यों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कोई अधिकारता प्राप्त नहीं होती। राज्य सहमत होंगे तभी, राज्य अगर सहमत होंगे तभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विवादों को सुलझा सकते हैं या उसको सौंपे जा सकते हैं। अब न्यायालय विवादों को तभी सुलझा सकता है जब कि वो राज्य उसे व्यक्त रूप से अधिकारता प्रदान करे। क्यों करता है राज्य? क्योंकि राज्य सॉवरेन इक्वलिटी यानी प्रभुत्व संपन्न राज्य होते हैं। न्यायालय अगर राज्य सहमति प्राप्त नहीं करे, और न्यायालय क्या हस्तक्षेप कर सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कहीं लिखा है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा? उसमें पहले आता है ना 51 है या 59 है कि राज्य जो पक्षकार है बात के उन्हीं पे बंधनकारी होता है। ये दो के साथ में लिखा हुआ दो साथ में लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का अंग है, इसलिए यूएनओ किसी भी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा यूएनओ का। यूएनओ 2-4 में ये है कि यूएनओ नहीं करेगा, बाकी के ना 2-4 तो ये कह रहा है एक राज्य दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
तो हाँ, हाँ, 2/7 हुआ है। यहाँ 2/7 अप्लाई हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हाँ। राज्यों के मामलों में डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य सहमति देंगे तभी वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विवादों को सुलझाएगा। ठीक है, अब आती है अनिवार्य अधिकारिता। अनिवार्य अधिकारिता प्रदान कर दी, मान लो कैसे भी, क्या पक्षकारों ने बिना किसी समझौते की घोषणा कर दी और कह दी कि अगर इस संधि से या इस विषय पे कोई भी विवाद होता है तो न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता होगी। तो अनिवार्य अधिकारिता किस किस बारे में हो सकती है? निम्नलिखित 2 प्रकार से प्रदान की जा सकती है कि राज्य पक्षकार किसी संधि या अभिसमय में ये प्रावधान कर देते हैं कि कोई संधि या कोई अभिसमय कर रहे हैं राज्य पक्षकार, और उसमें कह देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोई झगड़ा या कोई विवाद उत्पन्न होगा तो न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता होगी। पहली तो संधि और अभिसमय आ गया। दूसरा आता है कि राज्य आर्टिकल 36 का सब क्लोज 2 क्या कह रहा है कि न्यायालय बिना किसी समझौतों की घोषणा कर सकते हैं। पहले भी अपन ने पढ़ के आएंगे ऐच्छिक अधिकारिता है। तो यहाँ पर न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता प्रदान करने के लिए राज्य क्या है, बिना किसी समझौते के ये घोषणा कर देते हैं कि न्यायालय को अधिकारिता होगी, अनिवार्य अधिकारिता। ये घोषणा 3 प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से। शर्त सहित, शर्त रहित। पहली घोषणा करते हैं शर्त रहित, बिना शर्त के। दूसरी करते हैं घोषणा, दूसरी प्रकार शर्त के सहित, शर्त के साथ में। और तीसरी प्रकार की घोषणा करते हैं एक निश्चित समय के लिए वो न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता प्रदान कर सकते हैं। यानी जो राज्य बिना समझौते के घोषणा करते हैं कि वही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता प्राप्त होगी। अब ये घोषणा कितने प्रकार की हो सकती है? फर्स्ट आती है शर्त के सहित, सेकंड शर्त रहित घोषणा कर सकते हैं। 2 तो एक जैसे हो गई, शर्त के साथ में या शर्त के बिना घोषणा। तीसरी आती है निश्चित समय के लिए भी वो घोषणा कर सकते हैं कि 5 साल अधिकारिता होगी या 2 साल अधिकारिता होगी या 3 साल। निश्चित समय बता देते हैं कि इस समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद हमारे बीच में उत्पन्न होता है तो न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता होगी। ठीक है, यहाँ पर ये आता है कि न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता शब्द सभी ने इसका आलोचना की है। ठीक है, कोई कहते हैं मतलब ही नहीं, अनिवार्य अधिकारिता भ्रामक है, अलग अलग के सही नहीं है। फिर आता है सलाहकारी अधिकारिता। सलाहकारी अधिकारिता कहाँ पे लेते हैं? 96 में। ये 96 आर्टिकल यूएनओ के चार्टर्ड का है। ठीक है, 92 से लेके 97 तक आर्टिकल है ना अंतर्राष्ट्रीय। तो 96 ये कह रहे हैं कि महासभा और सुरक्षा परिषद तो डायरेक्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मांग सकती है, लेकिन जो यूएनओ के दूसरे अंग हैं या जो विशिष्ट एजेंसियां हैं वो डायरेक्ट सलाह नहीं मांग सकती। उसे क्या है, महासभा से अनुमति लेनी पड़ती है, महासभा को पास भेजनी पड़ती है। महासभा से अनुमति लेके ही वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से विधिक सलाह मांग सकते हैं। अब सलाह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दे रहा है वो कोई निर्णय नहीं है, न ही उसका कोई बंधनकारी प्रभाव होता है कि सलाह दे दी तो अब जिसको सलाह दी है वो सलाह को फॉलो करे, उसको क्रियान्वित करे। ऐसा नहीं है, सलाह सिर्फ सलाह है, निर्णय नहीं है, उसका कोई बंधनकारी प्रभाव नहीं होता। और न्यायालय भी कोई जरूरी नहीं है कि हर विषय पे सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय को उपयुक्त लगता है तो वो सलाह देगा। न्यायालय बाध्य नहीं है कि वो हर विषय पे सलाह दे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आज तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं हुआ जिसपे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सलाह नहीं दी है। ठीक है, फिर यहाँ 96(2) में क्या है कि सलाहकारी कुछ नहीं है। 96 का 1 तो महासभा सुरक्षा परिषद मांगती है, और 96 का सब क्लोज 2 ये कह रहा है यूएनओ के अन्य अंग और जो विशिष्ट एजेंसी है वो महासभा से अनुरोध प्राप्त, सहमति या की अनुमति प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें महासचिव को भी अधिकृत किया गया कि वो
अगर उसे कुछ सलाह चाहिए तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से मांग सकता है। ठीक है। अब जो सलाहकारी जो मत हैं वो तीन प्रयोजनों के लिए तीन चीजों के लिए मांगे जा सकते हैं। यानी जो सलाहकारी विधिक सलाह है ये किन जो सलाहकारी अधिकारिता कब प्रयोग की जा सकती है। फर्स्ट आ रहा है चार्टर के प्रावधानों को निर्वचन करने के लिए, यानी यूएनओ के चार्टर या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में। संविधि क्या है? चार्टर का ही अभिन्न अंग है, उससे जुड़ी हुई अलग से नहीं है कि मतलब जो प्रावधान है जो आर्टिकल है उनका इंटरप्रिटेशन करने के लिए। दूसरा है संस्थाओं के विभिन्न अंगों के कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कि भाई इस अंग को कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। ठीक है। तीसरा आ रहा है प्रशासनिक अभिकरणों के निर्णयों से उपास्य के रूप में, मतलब प्रशासनिक जो अभिकरण है, जो एजेंसी प्राधिकरणों के निर्णय से क्या आशय लगाया जाए, मतलब इंटरप्रिटेशन करना है कुल मिला के। ठीक है। अब आ रहा है एक अंतरित अधिकारिता। क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अंतरित अधिकारिता प्राप्त हुई है क्या? हाँ, मैंने कहा कि स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पहले हो चुकी थी, वो एक संविधि पर आधारित था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसी स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि पर आधारित है। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष जो विवाद चल रहे थे, जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तो जो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष जो विवाद चल रहे थे, जो मैटर चल रहे थे, वो सारे के सारे मैटर किसके पास आ गए? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास में आ गए। ये कहाँ पर अंतरित अधिकारिता कहाँ पे प्राप्त हो रही है? आर्टिकल 36 सब क्लोज 5। आर्टिकल 36 सब क्लोज 5 कह रहा है कि सारी की सारी वो जो भी अधिकारिता थी, जो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अधिकारिता थी या जो विवाद उसके समक्ष चल रहे थे, वो सारे के सारे अब इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष आ गए। ठीक है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 37 में कहा कि जहां कहीं संधि या अभिसमय में ये प्रावधान कर दिया गया है कि मामला राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित, मान लो कोई संधि कर दी, एक तो वहां से सीधा ही आ गया मामला 36 सब क्लोज 5, और आर्टिकल 37 ये कह रहा है कि अगर कोई संधि है या कोई अभिसमय है और जिसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि स्थायी न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष जो विवाद चल रहा है उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाए। ठीक है। तो इस प्रकार दो प्रकार से आ रही है, एक तो डायरेक्ट आ रही है 36 सब क्लोज 5 में। ठीक है, जो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अनुच्छेद 36 में भी घोषणा करती है। तो ये 2-3 आर्टिकल है, 35(5), 36 का सब क्लोज 5, ठीक है, 36 का सब क्लोज 5 और 37 अभिसमय या कोई संधि। ठीक है। अब कौन कौन से वाद स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास में आए थे, यानी अंतरित अधिकारिता कौन से वादों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को प्राप्त हुई थी? अम्बाटीलास वाला वाद। ठीक है। फिर आता है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका वाला बार्सिलोना ट्रैक्शन का वाद, एरियल वाला वाद, एरियल घटनावाद। ठीक है। 4 वाद है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अंतरित अधिकारिता प्राप्त हुई थी। ठीक है। इसको कैसे? अम्बाटीलास, दक्षिणी पश्चिमी, बार्सिलोना और ट्रैक्शन, बार्सिलोना ट्रैक्शन और एरियल वाला वाद, 4 वाद हैं जिसपे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को क्या है? अंतरित अधिकारिता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतरिम अनुतोष प्रदान कर सकता है क्या? कि वाद चल रहा है और वाद चलने के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लगता है कि नहीं भाई, कोई ऐसा अनुतोष प्रदान किया जाना चाहिए जो पक्षकारों के अधिकारों को क्षति, मान लो उसे लगता है कि अगर अंतरिम अनुतोष प्रदान नहीं किया गया तो पक्षकारों के अधिकारों को या जो राज्य है उनको अपूर्णीय क्षति हो जाएगी। सामने वाला पक्ष, राज्य पक्ष का ऐसा कोई काम करेगा कि राज्य को अपूर्णीय क्षति हो जाएगी जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, तो न्यायालय
अंतरिम अनुतोष मंजूर कर सकता है? आर्टिकल 41। आर्टिकल याद रखना अपने को सिर्फ इसमें, क्या न्यायालय अंतरिम अनुतोष कौन से आर्टिकल में? 41 में। बर्किना फासो वाला वाद, ठीक है, बर्किना फासो वर्सेस माली, ये केस अपन कहीं पहले भी पढ़ के आए थे। सभ्य राज्य द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत, हाँ ठीक है, बर्किना फासो वर्सेस माली वाले वाद में, ठीक है, अपन लास्ट पन्ने पे लिखा हुआ है, इस स्रोत में पढ़ के आए थे, याद आया? ठीक है, हाँ ठीक है ना। फिर अंतरिम अनुतोष 41 है, कौन सा वाद है? बार्सिलोना, ये बर्किना फासो वर्सेस माली वाला वाद है, ठीक है, ये अंतरिम अनुतोष है। फिर आ रहा है कि न्यायालय की अधिकारिता होने या ना होने का निर्णय कौन करता है? तो स्वयं न्यायालय ही करता है कि उसको इस न्यायालय संबंधित वाद पर अधिकारिता है या नहीं है। इसका निर्णय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही करता है। आर्टिकल 36 का पैरा 6 यानी सब क्लोज 6। आर्टिकल 36(5) में क्या है? आर्टिकल 36(5) और 37 आर्टिकल में क्या है? अभी अभी पढ़ के आए, अंतरित अधिकारिता, अंतरित अधिकारिता। तो 36 सब क्लोज 6 ये कह रहा है कि न्यायालय स्वयं तय करता है कि संबंधित वाद पे उसकी अधिकारिता है या नहीं है, ठीक है, न्यायालय स्वयं तय करता है कि उसको अधिकारिता है या नहीं है। कौन सा वाद सा? मत्स्य अधिकारिता, मत्स्यशाल्य अधिकारिता वाद है। हर जगह मत्स्य वाला अलग अलग केस है, तो इसमें निकारागुआ याद कर लेना आप, निकारागुआ में निर्णय दिया था, ठीक है। फिर आता है कि अब न्यायालय केस याद करने हैं आपको कि प्रतिरोधात्मक वाद कौन कौन से जो न्यायालय ने सुने, और सलाहकारी वाले वाद कौन से हैं जिन पे न्यायालय ने अधिकारिता प्राप्त थी। तो 2-4 केस के नाम याद करने अपने को। सबसे पहले प्रतिरोधात्मक, जैसे एंग्लो नॉर्वेजियन में क्या विवाद को सुलझाया था। एंग्लो और नॉर्वेजियन 2 देश आ रहे हैं तो विवाद को सुलझाया। फिर कॉर्फू चैनल में भी क्या है? विवाद को सुलझाया। कॉर्फू लग गया तो कॉर्फू चैनल विवाद को सुलझाया है। फिर है एक भारत पुर्तगाल वर्सेस भारत, ये भी अपन कहीं से पढ़ के आए थे, पुर्तगाल में पढ़ा था प्रथा में, ठीक है, प्रथा में पढ़ के आए हैं अपन ये भी, ठीक है। असाइलम वाला कोलंबियन वर्सेस पेरुवियन वाद, क्या बोलते हैं इस वाद को? आश्रय में पढ़ के आए, हिया डीला टोरेवाद, हिया डीले टोरेवाद। इसमें 2 पॉइंट बना दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर गलत बनाया हुआ है। एक ही वाद है, कोलंबियन वर्सेस पेरुवियन वाद 1951 का वाद है, हिया डीला टोरेवाद बोलते हैं इसको अपन। नॉर्थ सी कॉन्टिनेंट 1956 का है मैम, ये 1956 का, 1951 का वाद है ये। 1956 में तो ये आया था, ठीक है, रिपोर्टर्स में, जनरल्स में आया था, ठीक है। 1951 का ये कोलंबियन वर्सेस पेरुवियन वाद। तो ये इनको याद करने हैं कि अब ये वाद, अब सलाहकारी में 1-2 वाद सलाहकारी वाले याद कर लो कि भाई कौन कौन से वाद, सारे याद नहीं होते हैं, एक बार नज़र से निकाल देना, बस इतना बहुत है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इतना ही था, इसके बाद में कुछ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में इतने ही प्रावधान थे,